हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। नीट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 प्रश्न और लेके आ रहा हूं जो आपके लिए नीट के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से C4 पादप है। आपके ऑप्शन है पपीता, आलू, मटर और मक्का। तो देखिए, C4 पादप वो होते हैं जिनमें विशेष तरह की शारीरिकी पाई जाती है जिसे क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। और इनमें जो पहला स्थायी उत्पाद होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो 4 कार्बन का होता है, इसीलिए इन्हें C4 चक्र कहते हैं। और जिनमें ये सिस्टम पाया जाता है उन पादपों को C4 पादप कहते हैं। ज़्यादातर जो C4 पादप होते हैं वो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों में ये C4 चक्र होता है। अतः इन्हें जो ऑप्शन में जो है वो सही उत्तर जो होगा वो होगा द मक्का। मक्का जो है वो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला पादप है और इसमें C4 चक्र पाया जाता है, इसलिए मक्का को हम C4 पादप कह सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे NCERT में मेंशन है ज्वार, ये आपको 2 जरूर याद रखने हैं। मक्का और ज्वार ये दोनों के दोनों C4 पादप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। 2 पारिस्थितिकी तंत्र 2 इकोसिस्टम है और इनका जो मध्य का क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र जो है वो किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है यूडेम, निके, इकोटोन या अर्नोन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो स होगा, इकोटोन। इकोटोन कहलाता है। 2 पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ मिलते हैं, जहाँ दोनों का संक्रमण वाला जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि कोर प्रभाव या एज इफेक्ट किससे संबंधित है। तो एज इफेक्ट या कोर प्रभाव भी इकोटोन से ही संबंधित है। क्यों, कैसे, कोर प्रभाव होता क्या है? तो कोर प्रभाव हम उस स्थिति में कहते हैं जब इकोटोन वाला जो क्षेत्र होता है उस इकोटोन वाले क्षेत्र में वास्तव में 2 अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों का जो मध्य का क्षेत्र है जिसे हम इकोटोन कह रहे हैं, वहाँ की जो जैव विविधता है वो उन दोनों इकोसिस्टम की तुलना में ज़्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हो कि एक यहाँ इकोसिस्टम है, बी एक इकोसिस्टम है। इन दोनों का जो मिलने वाला जो क्षेत्र है उसे इकोटोन कह रहे हैं। तो ए में कुछ जातियां हैं, बी में कुछ जातियां हैं, लेकिन इनका जो ये इकोटोन वाला क्षेत्र है वहाँ ए की भी जातियां हैं, बी की भी जातियां हैं और इसकी खुद की अपनी जातियां भी है। इस तरह इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और अत्यधिक जैव विविधता का पाया जाना ही एज इफेक्ट या कोर प्रभाव कहलाता है। तो कोर प्रभाव किससे संबंधित है? इकोटोन से ही संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका कारण क्या है? तो बहुत आसान, बहुत सीधा सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। जनरल साइंस से संबंधित भी ये क्वेश्चन आता रहा है। ऑप्शन है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका सही जवाब होगा। आपको साथ ही ये भी याद रखना है ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमने ग्रीन हाउस देख ही लिए, कार्बन डाइऑक्साइड पहली ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और मेथेन, ये सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं। यहाँ जो SO2 और NO2 दिया हुआ है इनके कारण जो है वो एसिड रेन या जिसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा, उसका होने का कारण है। ये जो अम्लीय वर्षा होती है उसका कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराकाशीय अवकाश अनुपस्थित होता है। नीचे दिए गए हैं ऑप्शन आपके कॉर्टिकल उत्तक, विभज्य उत्तक, स्पंजी उत्तक और वायु उत्तक। तो कौन से प्रकार के उत्तक में अंतराकाशीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते? तो इसका सही जवाब होगा विभज्योतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं
उनमें जो कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजनशील होती है। इस वजह से इन कोशिकाओं के मध्य का जो स्थान है वो नहीं होता, अंतराकाशीय अवकाश इनमें नहीं पाया जाता। विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक बड़ा होता है, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है और उनमें प्राथमिक भित्ति ही पाई जाती है, द्वितीयक और तृतीयक भित्तियाँ इनमें नहीं पाई जाती। तो ध्यान रखना है, ये इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं मैंने आपको साथ ही बताई है। अंतराकाशीय अवकाश इनमें नहीं होता विभज्योतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेविया ब्राजीलियंसिस पादप जिससे रबर प्राप्त किया जाता है किस कुल से संबंधित है? पादप है जिससे रबर प्राप्त करते हैं, रबर प्राप्त करने वाले पादप का नाम है हेविया ब्राजीलियंसिस। इसके कुल का नाम पूछा है, इसकी फैमिली का नाम पूछा है। आपके ऑप्शन है यूफोरबिएसी, मोरिएसी, एपोसाइनेसी और रूटेसी। तो इसका सही जवाब ए होगा, यूफोरबिएसी। हेविया जो है वो यूफोरबिएसी कुल का पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक व उच्च पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो उच्च पादपों की जड़ है और कवक है, इनके बीच में सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। तो ब इसका सही जवाब होगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा उच्च पादपों की जड़ों और कवकों के बीच का सहजीवी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न जातियों के मध्य किस प्रकार की अंतरक्रियाओं का संबंध म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहलाता है? तो आपको बताना है सहोपकारिता होती क्या है, किस तरह की अंतरक्रियाएं होती है। आपके ऑप्शन है पॉजिटिव और उदासीन, न्यूट्रल, यानी कि धनात्मक और उदासीन। दूसरा धनात्मक व ऋणात्मक। तीसरा ऑप्शन है धनात्मक और धनात्मक। और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक और ऋणात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो स होगा, धनात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन। म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता में दोनों जीव जो आपस में अंतर संबंधित हैं, अंतर क्रियाएं कर रहे हैं, उन दोनों को ही फायदा होता है। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव, धनात्मक धनात्मक होगा, यानी कि दोनों को ही इसमें फ़ायदा है। यहाँ जो जैसे पहला ऑप्शन है पॉजिटिव और उदासीन, ये सहभोजिता या कमनसलिज्म का उदाहरण है, जिसमें एक को फ़ायदा होता है, एक उदासीन होता है, उसे न फ़ायदा होता है न नुकसान होता है, उसे कमनसलिज्म या सहभोजिता कहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दिया है, यानी कि एक को फ़ायदा है और एक को नुकसान है। इस तरह के संबंध को परजीविता कहते हैं, जिसमें एक को नुकसान होता है। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है ऋणात्मक ऋणात्मक, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि दोनों को ही नुकसान हो रहा है। दो जातियां जो आपस में अंतर क्रिया कर रही हैं उसमें दोनों को ही नुकसान है, और नुकसान वाली स्थिति होती है कंपटीशन या प्रतियोगिता। तो उसमें चौथा ऑप्शन का जो है वो प्रतियोगिता होगी। तो आप साथ ही इस तरीके से और पढ़ें तो आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वायरस बने होते हैं। वायरस किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल व वसा, दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन्स, तीसरा है डीएनए व प्रोटीन्स और चौथा है आरएनए व प्रोटीन्स। तो वायरस बने होते हैं, इसका सही जवाब होगा ब, इसका सही जवाब है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस जो है उसमें दो ही जो है संगठन में उसके दो ही संरचनाएं होती है। एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, और उस न्यूक्लिक अम्ल को कवर करता हुआ, ढकता हुआ, उसको चारों तरफ से घेरे हुए प्रोटीन्स का आवरण पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स को कैप्सिड कहते हैं। जो प्रोटीन का आवरण है उसे कैप्सिड कहते हैं, और उस कैप्सिड की इकाई को, एक सिंगल यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। वायरस को सबसे पहले बार क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनले। सन 1935 में इन्होंने क्रिस्टल रूप में प्राप्त किया था वायरस को। वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन है। आपके ऑप्शन है एडीएच, एलटीएच, एसीटीएच और थायरोक्सिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग द्वारा स्रावित होता है। वास्तव में एडीएच हार्मोन का जो मूल सिक्रेशन स्रावी क्षेत्र है वो हाइपोथैलेमस है। एडीएच हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग में जाकर संग्रहित होता है।
एडीएच का पूरा नाम एंटीडायूरेटिक हार्मोन है, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का विकास किस जनन स्तर से होता है? हम सभी जानते हैं 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आपको ये बताना है तंत्रिका तंत्र का विकास कौन से जनन स्तर से होता है। तो इसका सही जवाब होगा एक्टोडर्म से। तंत्रिका तंत्र का जो विकास होता है वो एक्टोडर्म से होता है। साथ ही आप एक्टोडर्म से और कौन कौन से संरचनाओं का निर्माण होता है वो भी आप याद रख लें। एक्टोडर्म से रेटिना का विकास होता है, एक्टोडर्म से ही लेंस का विकास होता है, एक्टोडर्म से ही कॉर्निया का विकास होता है और आंतरिक कर्ण जो होता है उसका विकास भी एक्टोडर्म से ही होता है। ये आपको साथ ही याद रखना है।